गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है शॉर्टर इक्विलिब्रियम आउटपुट, अल्पकालीन उत्पादन संतुलन। ये जो अल्पकालीन उत्पादन संतुलन है ये कॉन्सेप्ट कीन्स के द्वारा दिया गया है। कीन्स क्या कहते हैं, इस जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, शॉर्ट रन इज द डिफाइंड as a period of time during which level of output is determined exclusively by the level of employment in the economy। मतलब अल्पकाल को एक ऐसी समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर का निर्धारण केवल रोजगार के द्वारा होता है। क्या कहते हैं कीन्स? उनका मानना है कि जो शॉर्ट टर्म होता है या जो शॉर्ट रन है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अर्थव्यवस्था में या किसी देश की इकोनॉमी में प्रोडक्शन का जो लेवल डिसाइड होता है वो लेवल किसके थ्रू डिसाइड होता है? एम्प्लॉयमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। मतलब उनका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो रोजगार के स्तर बढ़ने के साथ ही साथ वहां पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन का लेवल या आउटपुट का लेवल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो उसका प्रोडक्शन लेवल भी या आउटपुट लेवल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जब ये दोनों में रिलेशन बताते हैं तो साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हम शॉर्ट टर्म भी समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म जो होता है किसी देश की इकोनॉमी में क्या करता है, एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें केवल फैक्टर जो कॉस्ट फैक्टर जो होते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, उसमें केवल जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं केवल उन्हीं फैक्टर्स में चेंज किया जा सकता है। अभी वेरिएबल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? आपके लेबर हो गए और आपके जो रॉ मटेरियल हो जाते हैं ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स में आते हैं, जबकि जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब आगे बताते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तकनीक को क्या माना है? स्थिर माना है। अभी तकनीक क्या है? ये फिक्स फैक्टर है जिसमें शॉर्ट टर्म में क्या होता है? कोई चेंजेस नहीं करता। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर शॉर्ट टर्म में चेंजेस नहीं करता है, इसमें वो प्लानिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसको प्रोडक्शन करना होता है और टेक्नोलॉजी को हम शॉर्ट टर्म में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या माना है कि टेक्नोलॉजी कैसी है? कांस्टेंट है। और ये तकनीक के स्थिर होने के कारण क्या हो जाता है? प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में कैसा होता है? आनुपातिक संबंध पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। आगे इन्होंने कहा है द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक इंक्रीजेस द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिक। मतलब अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को भी बढ़ा देता है कि जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। देयर इज नो एक्सेस एंड शॉर्टेज ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिक। उनका मानना था कि देश की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, उत्पादन ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना बहुत कम होता, मतलब इक्वल लेवल होता है उसका। जितनी डिमांड होती है उतनी उसमें क्या होती है? सप्लाई होती है। एक्सेस यहाँ पर क्या होता है? एक्सेस आउटपुट भी नहीं है, प्रोडक्शन एक्सेस भी नहीं है और इसकी शॉर्टेज भी नहीं होती। ऐसा कौन मानते हैं? कीन्स मानकर चलते हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं? इनकम और जीडीपी। क्या है? दोनों इनकम जीडीपी इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके बराबर होती है? इनकम और जीडीपी। और जो एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? वहां की आउटपुट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन का लेवल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा। आगे हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एडी है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो किसका टोटल है? सी प्लस आई। मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब हमने टोटल किया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आया। अब हम एग्रीगेट सप्लाई भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई it refers to the value of goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in the given period of time। मतलब यह वस्तु और सेवाओं के मूल्य को संदर्भित करता है जो सभी उत्पादकों को दी गई अवधि में अर्थव्यवस्था में आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं,
वो एक गिवन टाइम पीरियड में क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं। और ये सप्लाई किस पे करते हैं, जो मूल्य गिवन है, जो मूल्य दिया गया है उस मूल्य पर, उस कीमत पर क्या करते हैं, कितनी वस्तुओं और सेवाओं को सप्लाई करने की या प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग ही क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। एग्रीगेट सप्लाई किससे संबंधित है, किसी एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था में सभी प्रोड्यूसर के द्वारा जो सप्लाई की जाती है या सप्लाई की जो प्लानिंग की जाती है, वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। अब यहाँ क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बराबर होता है इनकम के, है ना। यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट जो बराबर है वो इनकम दोनों बराबर होते हैं। और इनकम जो आय होती है, आय को हम दो पर्पज से इस्तेमाल करते हैं या दो तरीके से हम उसका यूज करते हैं। एक तो कंजप्शन पर्पज से या सेविंग पर्पज से। तो आय क्या है, कंजप्शन और सेविंग का टोटल माना जाता है। तो यहाँ पर आय हम कैसे निकालेंगे, कंजप्शन और सेविंग के थ्रू हम क्या निकालेंगे, आय निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई की जगह हम क्या कर सकते हैं, वाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, जब हमने इन दोनों को डिफाइन करके लिखा तो y क्या है, सी प्लस एस इज इक्वल टू, ये हमारा c प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजप्शन को जब यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हमारा s इज इक्वल टू आई होगा। तो ये s इज इक्वल टू आई क्या है, ये भी क्या है, एक सेकंड अप्रोच है। ये आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है या संतुलन उत्पादन है शॉर्ट रन में, ये आपका फर्स्ट अप्रोच होगा, एस इज इक्वल टू ए डी, और ये आपका सेकंड अप्रोच हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का निर्धारण। जो संतुलन का निर्धारण करते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में कि संतुलन का निर्धारण कहाँ होगा, ठीक है। तो वो संतुलन के निर्धारण के लिए हम ये दो अप्रोचेस लेके चलते हैं। एक तो आपका हो गया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड सेकेंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो हम फर्स्ट अप्रोच लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इसकी कुछ अजम्पशंस है, कीन्स ने इसके कुछ अजम्पशंस माने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एज रिमेन परफेक्टली इलास्टिक ड्यूरिंग दिस शॉर्ट रन। जो एएस होता है, एएस क्या होता है, अल्पकालीन अवधि के दौरान पूर्णतः लोचदार होता है, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सेकेंड है, द इकोनॉमिक इज अ क्लोज इकोनॉमिक्स। तो कीन्स ने अपने इस सिद्धांत को, अपनी इस थ्योरी को लागू करने के लिए क्या बोला है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसी है, क्लोज इकोनॉमी। अब ये क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो केवल उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ही होता है, दूसरे देश से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इकोनॉमी कैसी होती है, क्लोज होती है, जिसमें सी प्लस आई कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात की गई है। there remains no government intervention in economics activities। अर्थव्यवस्था की गतिविधि में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, वो अर्थव्यवस्था की एक्टिविटी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ये ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है या ऐसा उन्होंने माना है, ठीक। द एग्रीगेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन ऑटोनोमस इन नेचर। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और उसमें चेंजेस नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। आप एक शेड्यूल देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या बता रहा है। इस शेड्यूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में रिलेशन देखेंगे कि क्या जो हमने बात की थी कि एक उस इकोनॉमी के अंतर्गत शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर होते हैं। तो क्या जरूरी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में हमेशा यही कंडीशन रहे कि हमेशा क्या है, जितनी सप्लाई हो रही है या प्रोड्यूसर जितना सप्लाई करने का प्लान कर रहा है उतना ही क्या है उस अर्थव्यवस्था में डिमांड भी हो, पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या है, कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं होती है। इसके साथ साथ दो कंडीशन और चलती है, या तो एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड होगा या एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड होगा। तो इस शेड्यूल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका इनकम गिवन है। हमने क्या माना था कि इनकम जो है वही क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई माना जाता है। हमने इनकम को क्या किया, एग्रीगेट सप्लाई माना है, ठीक है। तो यहाँ इनकम है, ये कंजप्शन लेवल आपका गिवन है। अब इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जैसे कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाती है
तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका कंजप्शन लेवल भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जीरो इनकम है लेकिन कंजप्शन क्या है, फिर भी कंज्यूमर के द्वारा यहाँ पर कंजप्शन किया जा रहा है। तो ये कंजप्शन क्या कहलाता है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। मतलब जीरो इनकम पर भी कंज्यूमर जो है या देश के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। ठीक है, ये नेसेसरी कंजप्शन भी माना जाता है। अभी जो आप डेल्टा सी देख रहे हो, डेल्टा सी क्या है कि कंजप्शन में चेंजेस का लेवल क्या है, मतलब उसमें कितना चेंज हो रहा है। और ये डेल्टा वाई ये इनकम के लेवल के चेंजेस बता रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसमें चेंजेस का लेवल क्या है, किस लेवल में वो चेंजेस हो रहा है। तो डेल्टा सी में या कंजप्शन में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रही है 20 से बढ़कर 30 हुई, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो इसमें जो चेंजिंग कंजप्शन है ये कितना है, 10 है। मतलब जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसके चेंज होने का आधार क्या है, या किस आधार पे किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, या लेवल क्या है उसका, 10, ये इक्वल लेवल में चेंजेस हो रहा है। उसी तरीके से डेल्टा वाई की बात करें तो ये इनकम में चेंज इन इनकम के लेवल को बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वो आय बढ़ने के साथ साथ इनकम में चेंज होने का लेवल क्या है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारा 20 क्या है, इनकम में चेंज होने का लेवल है। आई क्या बता रहा है, आई क्या है, ये इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। जैसे कि हमने अभी अजम्पशंस पे पढ़ा था कि कीन्स का क्या मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है, कांस्टेंट है। जब 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो लास्ट तक कितना ही है, 10 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इसमें हम एडी निकालते हैं। एडी कैसे निकालेंगे, जो हमारा कंजप्शन है, कंजप्शन और जब इन्वेस्टमेंट को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। जैसे हमारा कंजप्शन कितना 20 है और इन्वेस्टमेंट कितना 10, दोनों को प्लस किया तो हमारा 30 आया। यहाँ कंजप्शन 30, इन्वेस्टमेंट 10, तो ये 40 हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। 40 प्लस 10 50, एग्रीगेट डिमांड हमारा 50, और यहाँ पर आपका 50 प्लस 10 60। इस तरीके से हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस किया तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब इसमें हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में हम रिलेशन देखते हैं, जो हम या जो कीन्स ने जो बताया है कि दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होना चाहिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था में कैसा होना चाहिए, जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इनकम या सप्लाई जीरो है तो वहां पर डिमांड क्या है, 30 हो रही है। ठीक है, डिमांड तो हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड, मतलब यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है, डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। और ये हम इस जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जितनी सप्लाई हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई जितनी है, समग्र आपूर्ति जितनी ही उतनी ही हमारी समग्र मांग भी है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ये मानी गई है। अब इसके नीचे हम आते हैं तो इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जाकर हमारी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमने जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती जाती है तो एक लेवल के बाद क्या करता है, एक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो कंज्यूमर है वो सेविंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब सेविंग करेगा तो जो डिमांड या जो इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन लेवल क्या है, कंजप्शन कम होने लगेगा। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों मिलकर हमारा एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस लेवल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा। यहाँ पे कीन्स ने जो बात की है वो इकोनॉमिक के अंदर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दो कंडीशन आती है तो इस दोनों कंडीशन में क्या किया जाता है, इसको दोबारा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम दोबारा क्या कर सके, अज्यूम कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसको हम एक कर्व से समझेंगे। ये आपका ओ एक्सिस पर आपकी इनकम गिवन है
और यहाँ पर आपका C+I मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर गिवन है। जैसे कि हमें पता है कि जो आई है ये क्या है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बता रही है और ये कैसी है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये क्या है, ओ एक्सिस के पैरेलल है। ये सी है आपका कंजप्शन, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कंजप्शन आपका 20 से शुरू हो रहा है। हमने शेड्यूल में देखा था कि जीरो इनकम पर भी क्या है, हम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। तो कंजप्शन क्या है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जो आपका 20 है, 20 से आपका क्या हो रहा है, कंजप्शन शुरू हो रहा है। और ये कंजप्शन क्या है, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मतलब कि जो इनकम है, इनकम और कंजप्शन में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजप्शन का लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, कंजप्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो कंजप्शन का ये जो सी का स्लोप है, ये स्लोप क्या कहलाता है, ये स्लोप किस कारण है, ये स्लोप जो है ये एमपीसी के कारण देखने को मिल रही है। अब जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये कंजप्शन कर्व से ऊपर देखने को मिल रही है। इसमें ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर किस कारण आ रहा है, कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड में, ये इन्वेस्टमेंट के कारण ये हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जब जोड़ा जाता है, जब दोनों को प्लस किया जाता है, तब हमारा एग्रीगेट डिमांड हमें प्राप्त होता है। ये एएस आपका इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं, जो ये जीरो से शुरू हो रहा है और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड का अप्रोच लिया है, ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का अप्रोच, ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल रही है, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब कि जितना अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, या जो भी उत्पादनकर्ता के द्वारा या अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, उसकी डिमांड भी हो रही है। दोनों क्या है, दोनों का लेवल क्या है, बराबर है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट लेवल दोनों क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, बराबर है। अब इस पॉइंट के नीचे हम चलते हैं तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपका, ये वाला एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर लाइन क्या हो रही है, हमारी चेंज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है ये ऊपर और एग्रीगेट डिमांड की लाइन नीचे है। मतलब एक पॉइंट्स के बाद क्या हो जाता है कि इकोनॉमी के अंतर्गत एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। अब जो हमारी ये दो कंडीशन बन रही है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है, या एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड होती है, तो इसको किस तरीके से हम, ऐसे कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे कि दोबारा इसको इस लेवल पर हम ला सकें। तो ये अप्रोच हम एक बार देखते हैं कि क्या है। ये आपका अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड होगा तो हम क्या करेंगे जिससे कि दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाया जा सके। तो क्या है, द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड डिमांड। क्या बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह मांग से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है किसी देश की इकोनॉमी में, वो क्या है, डिमांड से ज्यादा हो रही है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्शन ज्यादा है और उसकी डिमांड क्या हो रही है, कम है। मतलब जितना प्लान किया गया था सप्लाई, वो सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ ज्यादा है, और जो डिमांड है, प्लान डिमांड है, वो कम है। तो इस कंडीशन में आगे क्या बता रहे हैं कि एज सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर प्लान फॉर प्रोडक्शन कट। तो जब ये कंडीशन आएगी तो इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है, वो स्टॉक कैसा अनसोल्ड हो जाएगा। मतलब वो जो स्टॉक है, जो स्टॉक बनाया है या जो प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन पूरा बिक नहीं पाता है। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन या वस्तु बिक ही नहीं पाएगी अर्थव्यवस्था में, तो उसका एक स्टॉक क्रिएट हो जाएगा, उसके पास एक स्टॉक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, उत्पादन बंद कर देगा या उत्पादन में कटौती करेगा। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को कम कर देगा या रोक देगा। और ये कब तक करेगा, जब तक कि दोबारा उसका जो लेवल है,
है ना, या एग्रीगेट सप्लाई को जब तक गिराएगा जब तक जो उसका स्टॉक है ये स्टॉक पूरा बिक नहीं जाता है। और ये गिरते गिरते कहाँ आ जाएगा, ये गिरते गिरते आपका इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, एग्रीगेट सप्लाई लेस देन एग्रीगेट डिमांड। अब अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू लेस देन डिमांड। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह मांग की तुलना में कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। मतलब जितना इकोनॉमिक में सप्लाई की गई, सप्लाई की प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो डिमांड प्लान होनी चाहिए वो क्या है, कम है। मतलब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और यहाँ पर सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द existing stock of the producer are sold out to producer plant to production increases। उत्पादकों के वर्तमान स्टॉक की बिक्री हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, मतलब अर्थव्यवस्था में मांग तो बढ़ रही है लेकिन उस मांग के अकॉर्डिंग उस जो प्लांट डिमांड, उस प्लांट डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उनकी सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जितना भी प्रोड्यूसर के द्वारा वस्तुएं प्रोड्यूस की गई हैं वो स्टॉक तो बिक जाएगा, लेकिन बिकने के बाद भी क्या है, अभी भी डिमांड ज्यादा हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो उत्पादन करता है, अब जो जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो प्रोडक्शन तो सॉल्व हो गया, बिक गया, लेकिन उसके बाद वो उसकी हानि उठाएगा। जो जितना प्रोडक्शन तो बिक गया, तो प्रोडक्शन बिकने के बाद अभी सप्लाई क्या है, उतनी नहीं है, जबकि डिमांड ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, बिना पूरी की गई मांग की हानि उठाएगा, जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई उसका लॉस झेलेगा। और क्या करेगा, वो दोबारा स्टॉक को क्रिएट करने का काम करेगा या दोबारा सप्लाई को बढ़ाएगा। और ये सप्लाई कब तक बढ़ाएगा या कब तक उसको बढ़ाने की प्लानिंग करेगा, जब तक दोबारा एएस बढ़कर कहाँ नहीं पहुंच जाती, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल कंडीशन में नहीं आती है। तो इस तरीके से जब ये दो कंडीशन आ जाती है, जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन एएस इज इक्वल टू एडी है, इस कंडीशन के अलावा भी अगर ये दो कंडीशन आ जाती है तो इस दोनों कंडीशन में क्या किया जाता है, इसको दोबारा इस तरीके से बैलेंस किया जाता है ताकि दोबारा हम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्राप्त कर ले या उस कंडीशन पर आ जाए।